आप लोगों का फिर से स्वागत है बायोलॉजी चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन, और परिवहन पढ़ने वाले हैं पादप में परिवहन। इससे पहले मैं आपको बताया था परिवहन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप में परिवहन, पादप में परिवहन, और एक बताए थे जंतु में परिवहन। तो परिवहन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको आज पढ़ना है पादप में परिवहन। आज हम बताएंगे पादप में परिवहन, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। तो देखिए, पादप में परिवहन, पादप में परिवहन फिर दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विसरण क्रिया से, विसरण क्रिया से, और एक होता है संवहन, संवहन उत्तक से। तो परिवहन दो प्रकार के हो गया पादप में, एक विसरण से और एक संवहन उत्तक से। तो विसरण से किन किन पादपों में, किन किन जीवों में परिवहन होता है? तो जो एक कोशिकीय के जीव हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जैसे आपका हो गया युगलीना, और हो गया क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। और इसके अतिरिक्त अगर अन्य जीव, पादप छोड़ के अन्य जीव का नाम लिया जाए तो वो हो जाएगा अमीबा, अमीबा। उसके बाद हो जाएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम आदि। और बहुकोशी के जीव में भी बहुकोशी के जीव में भी विसरण क्रिया से परिवहन होता है, लेकिन वो जीव क्या होना चाहिए? सरल, सरल बहुकोशी के जीव, सरल बहुकोशी के जीव। सरल का मतलब छोटा है, लेकिन वो बहुकोशी के है। जैसे आपका हो गया शैवाल, शैवाल। दूसरा हो गया आपका हाइड्रा, हाइड्रा। तो इन सब जीवों में विसरण क्रिया से परिवहन होता है। विसरण क्रिया किसे कहते हैं अभी मैं समझाता हूं, विसरण क्रिया का मतलब क्या होता है। और संवहन उत्तक के द्वारा परिवहन जो होता है तो वो जटिल बहुकोशिकीय जीवों में, जटिल बहुकोशिकीय जीवों में। तो जटिल बहुकोशिकीय जीव में आएगा जो हम लोग बड़े बड़े आम का पेड़ देखते हैं, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़, जो भी हम लोग के आसपास बड़े बड़े आम का पेड़, अमरूद का पेड़, कटहल का पेड़, जितने भी पेड़ हैं उन सभी में संवहन उत्तक के द्वारा परिवहन होता है। तो पहले हम समझाते हैं आपको विसरण क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, विसरण क्रिया एक कोशिकीय जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम। वैसे अमीबा और पैरामीशियम पादप में नहीं आता है, लेकिन मैं इसलिए बताता हूं साथ साथ में क्योंकि इन दोनों में भी विसरण क्रिया से ही परिवहन होता है। तथा सरल बहुकोशी के जीव जैसे शैवाल, हाइड्रा आदि में पदार्थ का परिवहन विसरण क्रिया से होता है। इससे पहले भी मैंने बताया, जीवों का नाम पहले मैं याद करा दिया आपको। अब समझते हैं विसरण क्रिया का मतलब क्या होता है। विसरण क्रिया का मतलब हुआ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थ का गति विसरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है
जैसे ये एक बोतल हो गया, ये एक बोतल है और यहाँ पे भी एक बोतल है, ये दो बोतल है और इन दोनों बोतलों में पानी है, लेकिन एक बोतल में पानी पूरा भरा हुआ है, यानी एक बोतल में अधिक पानी है और ये दूसरा वाले बोतल में पानी थोड़ा सा कम है और दोनों के बीच यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं, पाइप से दोनों बोतल को जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इधर का जल इधर गति करना शुरू कर देगा। यानी इस पाइप के माध्यम से जो पानी जो आएगा तो उधर से इधर आएगा, उधर से पानी जो होगा सर ये इधर से इधर की ओर आने लगेगा, इधर से पानी, अरे क्या हो रहा है, ऐसा पैनल है, अगर एक मच्छर भी गिर जाए तो पैनल चलेगा नहीं। तो इधर से इधर की ओर क्या करने लगेगा, ये गति करना शुरू कर देगा, इधर का जल इधर आएगा, तो इसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग विसरण क्रिया। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग विसरण क्रिया बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग विसरण क्रिया। ठीक है, अगर इस विसरण क्रिया को अच्छा से और भी समझना चाहते हैं आप तो यहाँ पे देखिए। अरे भाई मैं मेहनत करता हूँ पढ़ाने के लिए, तुम यहाँ पे डिस्टर्ब करते हो मच्छर। देखो विसरण क्रिया, जब कोई गैस या द्रव या ठोस पदार्थ के कण अपने आप अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गति करता है, इस क्रिया को विसरण कहते हैं। यहां पे देखिए आप लोग, अधिक सांद्रता, इसको देखिए पहले, यहाँ पे अधिक सांद्रता है, ये जो पदार्थ का कण है बहुत ज्यादा अधिक है। देखिए यहाँ पे पदार्थ का कण अधिक है और इधर पदार्थ का कण कम है, तो इधर का कण इधर गति करेगा, अधिक से कम की ओर जाएगा, इसी को बोलते हैं विसरण क्रिया। और यहाँ पे देखिए तीन बीकर यहाँ पे लेके रखे हैं, तीन बीकर है, इन तीन बीकरों को गौर से देखिए। पहला बीकर में कुछ इंक डाला गया तो यहाँ पे अधिक सांद्रता हो गया और यहाँ पे कम सांद्रता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कर रहा है, देखो ये फैल रहा है, यहाँ देखिए धीरे धीरे फैल रहा है और यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट रूप से फैल चुका है, तो अधिक से कम की ओर जाना विसरण क्रिया कहलाता है। तो उसी प्रकार ये जो एक कोशिकीय के जीव है, ये एक कोशिकीय के जीव है, इसमें भी विसरण क्रिया से ही परिवहन होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अधिक है, अंदर ऑक्सीजन अधिक हो और बाहर ऑक्सीजन कम हो, बाहर ऑक्सीजन कम हो, तो अंदर का ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर अधिक है और बाहर कम है, तो अधिक से कम की ओर जाएगा। अगर वहीं पे अंदर ऑक्सीजन अगर अधिक हो गया, ये बाहर ऑक्सीजन अधिक हो गया और अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये अंदर का ऑक्सीजन बाहर का ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसी प्रकार जल में भी होगा, जल अगर बाहर अधिक हो और अंदर जल कम हो तो बाहर का जल अंदर प्रवेश कर जाएगा। अगर वहीं पे CO2 ले लीजिए, CO2 अगर CO2 अंदर अधिक हो जाए और CO2 अगर बाहर कम हो जाए तो अंदर का CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो क्रियाएं हैं विसरण क्रिया से संपन्न हो पाता है, लेकिन ये एक कोशिकीय और सरल बहुकोशिकीय जीवों में ही होगा, हम जैसे बड़े और जटिल बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग का सभी कोशिकाएं वायु और जल के संपर्क में नहीं रहता है। हम लोग समझ गए विसरण क्रिया से जीवों में परिवहन कैसे होता है। अब समझेंगे संवहन उत्तक। यहां देखिए संवहन उत्तक से परिवहन कैसे होता है, यहां देखिए। तो जो जटिल बहुकोशिकीय जीव है, जो जटिल बहुकोशिकीय जीव में परिवहन के लिए एक खास तंत्र होता है,
जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े कोशिका, जितने भी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु हैं, उसका परिवहन के लिए एक खास प्रकार का, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, तंत्र होता है, जिसे हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। लेकिन इस परिवहन तंत्र में मेन काम, वैसे अभी मैं पेड़ पौधे का पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो जो परिवहन तंत्र में जो मेन काम करता है वो करता है जाइलम, जाइलम और फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक। और ये जाइलम और फ्लोएम उत्तक को मिला के हम लोग, जाइलम और फ्लोएम उत्तक को मिला के हम लोग कहते हैं संवहन उत्तक। क्या कहते हैं? संवहन उत्तक। तो संवहन उत्तक दो प्रकार का हो गया, एक हो गया जाइलम उत्तक, एक हो गया फ्लोएम उत्तक। ये है जाइलम उत्तक और ये है फ्लोएम उत्तक, ये है फ्लोएम उत्तक। तो जाइलम उत्तक का काम है जल का परिवहन करना और फ्लोएम उत्तक का काम है भोजन का परिवहन करना। देखिए, ये जाइलम उत्तक क्या करता है, जल को ऊपर की ओर लेके जाता है। ये जड़ से जल को ऊपर की ओर ले जाता है। और फ्लोएम उत्तक का काम है भोजन, जो पेड़ पौधे के पत्तियों में बनता है, इस पत्ती से भोजन को क्या करना, इस पत्ती से भोजन को क्या करना, जड़ तक लेके आना, या फिर जो अगर नीचे बनता है भोजन उसको ऊपर भी लेके जाना। यानी फ्लोएम का काम है पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन करना और जाइलम का काम है जल का परिवहन करना। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जाइलम जो है सिर्फ जल को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, लेकिन फ्लोएम जो है ये भोजन को ऊपर भी, यहां देखिए, ऊपर भी लेके जाता है और ये भोजन को नीचे भी लेके आता है। तो भोजन का परिवहन ऊपर नीचे दोनों करता जाइलम, इसलिए बोलते हैं फ्लोएम को ये द्विदिशीय होता है और जाइलम जो होता है ये एक दिशीय होता है। जाइलम एक दिशीय और फ्लोएम द्विदिशीय होता है। चलिए अब समझते हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है जो बच्चा को होता है कंफ्यूजन, जो सिर्फ मिट्टी में जल होता है और ये मिट्टी से जल इस पेड़ पौधे के जड़ों में कैसे अवशोषण हो जाता है, कैसे पेड़ पौधे जल को खींच लेता है, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है, चलो पेड़ पौधे के जड़ ने मिट्टी का अवशोषण किया तो फिर ये जल ऊपर की ओर गति कैसे करता है। यहाँ पे दो सवाल समझना आपको, जल का अवशोषण कैसे हुआ और जो जल अवशोषण हो गया तो वो जल ऊपर गति कैसे करता है। मैं दो चीज आपको यहाँ बताने वाला हूं, तो इसको मैं यहाँ समझाता हूं। देखिए, ये है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे के ये जड़ है और इस जड़ के फिर देखिएगा फिर कई संरचना निकला हुआ, पतला पतला फिर कई संरचना निकला हुआ है, इसको बोलते हैं मूलरोम। क्या बोलते हैं? मूलरोम। तो यही मूलरोम, यही मूलरोम, यही मूलरोम, ये देखो मूलरोम, ये वाला ये मूलरोम है, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये मूलरोम है। तो ये मूलरोम मिट्टी के कणों के बीच फंसा होता है और ये मूलरोम जल के संपर्क में होता है, जल के संपर्क में होता है। और जैसे जल के संपर्क में होता है तो यहाँ पे क्रिया होता है जिसका नाम है परासरण क्रिया, जिसका नाम है परासरण क्रिया। और यहाँ परासरण क्रिया से जो मिट्टी में उपस्थित जल है वो सब जल इस मूलरोम में प्रवेश कर जाता है। ये खुद ब खुद होता है, जो मिट्टी में जल जो होता है वो परासरण क्रिया से खुद ब खुद इस मूलरोम में प्रवेश कर जाता है। अब सवाल आपका होगा, सर ये मूलरोम में कैसे परासरण क्रिया से प्रवेश करता है और परासरण क्रिया कहते हैं किसे हैं? तो परासरण क्रिया पहले आपको समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले समझते हैं परासरण का मतलब क्या होता है। परासरण का मतलब हुआ जब दो जलीय क्षेत्र हो, जब दो जलीय क्षेत्र हो, एक में अधिक जल और एक में कम जल, और उन दोनों जलीय क्षेत्र के बीच एक अर्धपारगम झिल्ली हो। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब हुआ ऐसा झिल्ली जो कुछ पदार्थ को
अपने से होके जाने देगा और कुछ पदार्थ को अपने से होके जाने नहीं देगा। उसे बोलते हैं हम लोग अर्धपारगम झिल्ली। तो इस अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अधिक जलीय क्षेत्र से कम जलीय क्षेत्र की ओर जब गति होता है, इसे बोलते हैं हम लोग परासरण क्रिया। समझ में नहीं बैठा तो यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये एक इस तरह से मेरे पास कोई बीकर है। इस बीकर में इधर देखिए, ये भी जलीय क्षेत्र है और ये भी जलीय क्षेत्र है, लेकिन इस जल में बहुत ज्यादा पदार्थ घुले हुए हैं। इसमें ज्यादा पदार्थ घुले हुए, चले मान लेते हैं चीनी घुला हुआ है। तो जहां पे ज्यादा पदार्थ होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिक सांद्रता। और जहां पे कम पदार्थ घुले होंगे उसे बोलते हैं हम लोग कम सांद्रता। और ये जो बीच में आप देखते हैं, ये है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली मतलब क्या बताएं? ऐसा झिल्ली जो कुछ पदार्थ को अपने से जाने देगा और कुछ पदार्थ को अपने से जाने नहीं देगा। मतलब पदार्थ को चुन चुन के ये क्या करेगा? अपने से होके जाने देगा। इसे बोलते हैं हम लोग अर्धपारगम झिल्ली। तो एक चीज आप बताइए, यहाँ पे अधिक पदार्थ घुला हुआ है और यहाँ पे कम पदार्थ घुला हुआ है। इसका मतलब ये ज्यादा गाढ़ा है और ये कम गाढ़ा है। ये अधिक गाढ़ा होगा, ये कम गाढ़ा होगा। जब ये अधिक गाढ़ा होगा तो इसमें जल कम होगा, इसमें जल कम होगा और इसमें जल अधिक होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 गिलास है। एक गिलास में पानी, इसमें पानी भर लिए, इसमें 5 चम्मच चीनी डालें, इसमें 3 चम्मच चीनी डालें, तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा, ये ज्यादा गाढ़ा होगा और ये कम गाढ़ा होगा। तो जिसमें ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें पानी कम होगा और जिसमें कम गाढ़ा होगा उसमें पानी ज्यादा होगा। तो इसमें जल अधिक होगा कि कम होगा? इसमें जल कम होगा, इसमें जल क्या होगा? अधिक होगा। तो जब जल इसमें अधिक है तो इधर का जल इधर क्या करने लगेगा? गति करना शुरू कर देगा। ये अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग परासरण क्रिया। जब अधिक जलीय क्षेत्र से कम जलीय क्षेत्र की ओर पदार्थ का या पानी का गति होता है, उसे हम लोग परासरण क्रिया कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कम सांद्रता वाले भाग से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर जल का गति परासरण क्रिया कहलाता है। कम सांद्रता, आप कहिएगा सर अभी तो आप बोले थे अधिक से कम की ओर जाता है, तो यहाँ पे कम से अधिक की ओर कैसे जाता है? तो थोड़ा समझने का यहाँ पे टेक्निक है। कम सांद्रता मतलब इसमें पदार्थ कम घुला हुआ है, ये कम गाढ़ा है। और अधिक सांद्रता मतलब इसमें अधिक पदार्थ घुला हुआ है। बात वही है, लेकिन जिसमें ज्यादा पदार्थ घुला होगा उसमें पानी कम होगा और जिसमें कम पदार्थ घुला होगा उसमें पानी अधिक होगा। तो इसमें पानी अधिक है तो अधिक जलीय क्षेत्र से कम जलीय क्षेत्र की ओर ही गति करता है। कंसेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में बैठा फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने समझ गया परासरण क्रिया किसे कहते हैं। तो वही परासरण क्रिया द्वारा जल का अवशोषण मूलरोम में होता है। देखिए, जैसे ये जो जड़ है, तो जड़ भी तो कोशिका से बना होता है, जड़ भी कोशिका से बना होता है। और कोशिका के अंदर, कोशिका के जो अंदर होता है, फिर कोशिका दर होता है, कोशिका दर होता है। और कोशिका दर ज्यादा गाढ़ा होता है, वो ज्यादा गाढ़ा होता है। ज्यादा गाढ़ा का मतलब उसमें पानी कम होता है, उसमें जो घुले हुए पदार्थ होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। पानी कम और पदार्थ घुले हुए ज्यादा होते हैं। और उसी प्रकार जो बाहर जो मिट्टी में जो होता है, ये पदार्थ यानी खनिज लवण कम घुले होते हैं और पानी ज्यादा होते हैं। तो बाहर पानी ज्यादा है और पदार्थ कम घुले हुए, और अंदर
पदार्थ ज्यादा घुले हुए हैं और पानी कम घुले हुए हैं। तो आप बताइए कहाँ पे अधिक पानी है? तो बाहर अधिक पानी है और अंदर पानी कम है। तो अंदर बाहर का पानी अंदर परासरण क्रिया द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये मैंने समझ गया जो अंदर पानी प्रवेश करता कैसे है। अब दूसरा सवाल, चलो पानी तो प्रवेश कर गया मूलरोम द्वारा परासरण क्रिया से, जड़ में पानी आ चुका है, फिर इस जड़ से पानी ऊपर जाता कैसे है? तो आप कहिएगा सर जालम उत्तक द्वारा। तो जालम उत्तक से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मोटर है क्या जो जालम उत्तक क्या करता है, पानी को खींचता है? ऐसा तो नहीं है। तो ये जल लगातार ऊपर जाता कैसे? तो आप इसको समझाते हैं हम सर। पहले इस डायग्राम को लेकर देखिए, ये आपका ये है सर एक दिया, और इस दिया में तेल है, और ये है एक फीता जिसको हम लोग बत्ती कहते हैं, बत्ती। ये फीता या बत्ती है, या कपड़ा को ऐसे पाक लगा करके इसमें डाल दो तो वो क्या हो गया, बत्ती या फिर फीता हो गया। और इस बत्ती पे यहाँ पे आग लगा दिया गया है। तो ये जब तक जलते रहेगा तो दिया का तेल लगातार ऊपर होते रहेगा। जब तक ये जलते रहेगा तो दिया का तेल ये ऊपर होते रहेगा। तो बताइए यहाँ पे कोई मोटर है क्या? ये तो खुद ब खुद दिया का तेल ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे तेल जल जल के क्या कर रहा है, वाष्प बन के उड़ रहा है और कुछ जल भी रहा है। यहाँ पे तेल जल रहा है, यहाँ पे तेल जल रहा है। तो ये एक तरीके से क्या, इसमें एक खिंचाव बल लगता है, इसमें क्या खिंचाव बल लगता है, और वो खिंचाव बल की वजह से इस फीता के माध्यम से या फिर बत्ती के माध्यम से लगातार ये तेल ऊपर की ओर गति करता है। वही क्रिया सेम यहाँ पे होता है। देखिए जड़ का जो मूलरोम होता है परासरण क्रिया से जल का अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के बाद ये जो पेड़ पौधे के जो पत्तियां होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे हम लोग रंध्र या फिर स्टोमाटा कहते हैं। तो इन रंध्रों से फिर जल का वाष्प बन के बाहर निकलता है जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो ये केरोसिन जल जल के या फिर तेल जल जल के, तेल जल रहा है तो ये केरोसिन ऊपर जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे पत्ती में वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और ये जल भाप बन के वाष्प बन के उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो नीचे का जल में एक खिंचाव बल लगता है, तो ये नीचे का जल खुद ब खुद क्या करने लगता है, ऊपर गति करना प्रारंभ करता है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे में लगातार जालम उत्तक के द्वारा परिवहन होता है। तो मैंने आपको समझा पाया जो पेड़ पौधे में जालम उत्तक द्वारा लगातार जल का परिवहन ऊपर कैसे होता है। अब दूसरा बच गया फलोयम उत्तक। फलोयम उत्तक ये देखिए, तो फलोयम उत्तक का काम क्या है? इसका काम है जो पेड़ पौधे के पत्ती में जो भोजन बनता है, पेड़ पौधे के पत्ती में जो भोजन बनता है, इस भोजन को जड़ या फिर अलग अलग तना तक, अलग अलग भागों तक क्या करना, भोजन को पहुंचाना। तो भोजन का परिवहन या फिर खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फलोयम उत्तक करता है। और इस फलोयम उत्तक में एक चांदनी नलिकाएं भी होती है। तो सवाल पूछता है चांदनी नलिकाएं किसमें पाया जाता है? फलोयम उत्तक में, फलोयम उत्तक में। लेकिन भोजन का जो परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे, हम लोग में भोजन का परिवहन ग्लूकोज के रूप में होता है, लेकिन पेड़ पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है एक जालम उत्तक और फलोयम उत्तक में अंतर स्पष्ट करें। देखिए जालम उत्तक और फलोयम उत्तक में अंतर स्पष्ट करें। जालम और फलोयम में निम्न अंतर है।
जालम उत्तक जल का परिवहन करता है और फलोयम उत्तक ये भोजन यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। दूसरा, ये एक दिशीय होता है और ये द्विदिशीय होता है। ये दो दिशा होता है, इसमें दो दिशा होता है। इसमें एक दिशा होता है, इसमें दो दिशा होता है। ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। 3 नंबर, इसकी कोशिका मृत होती है। जालम की कोशिका मृत होती है और फलोयम की कोशिका जीवित होती है। ये 3 अंतर ध्यान रखिएगा। जालम की कोशिका मृत होती है और फलोयम की कोशिका जीवित होती है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग आते हैं नए ऊर्जा के साथ, फिर एक नए टॉपिक को लेके। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।